नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आवास परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने पूर्व की यूपीए सरकार पर सांसदों के लिए पर्याप्त आवास न होने के बावजूद भी इस तरफ ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी किया कटाक्ष। पीएम ने कहा, इस नवनिर्मित फ्लैटों के नामों में भी विपक्षी दलों को राजनीति नजर आएगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और लोकसभा चुनाव के दौरान कथित मतदाता धोखाधड़ी के विरोध में इंडी ब्लॉक के नेताओं का संसद से पैदल मार्च। इंडी गठबंधन के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन पर रोका। वहीं बिहार में एसआईआर पर मचे रार के बीच निर्वाचन आयोग ने कहा, दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू होने के बाद से अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। संसद की आज की कार्यवाही भी हंगामे के साथ हुई शुरू। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए हुई स्थगित। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने बताया कि इस बार सत्र के 62 घंटे 25 मिनट हंगामे की भेंट चढ़े। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए हुई स्थगित। हालांकि हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवाल जवाब हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष के गतिरोध के कारण देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में नियोजित तरीके से हंगामा करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। इन 3 विधेयकों में से 2 विधेयक खेलों से संबंधित हैं। राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज मणिपुर राज्य के साल 2025-26 के बजट पर चर्चा होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही उच्च सदन में आज मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से हुई शुरुआत। विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक किए जा सकते हैं पेश। मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा, सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता की भावनाओं को रख सकते हैं सदन में। कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र की भी आज से हुई शुरुआत। 22 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कई अहम विधायी कामकाज होने की है उम्मीद। कर्नाटक विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने से पहले बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसौधा स्थित गांधी प्रतिमा के पास नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हरित गतिशीलता और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को समर्पित 1 दिवसीय शिखर सम्मेलन ग्रीन रेव 2025 को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार को दुलवन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। वहीं कश्मीर के कुलगाम जिले में अखल के जंगलों में चल रहा ऑपरेशन आज 11वें दिन भी जारी। सुरक्षा बल आतंकवादियों की गोलीबारी का दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट को साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साइमन स्टुअर्ट ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। साइमन स्टुअर्ट 14 अगस्त भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चिकित्सा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जताई चिंता। इंदौर में एक कैंसर अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर कहा कि लोगों को दोनों क्षेत्रों में सहज सुलभ सेवा मिलनी चाहिए। अभिनेता राणा दग्गुबाती आज हैदराबाद स्थित ईडी के ऑफिस पहुंचे। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में जांच के सिलसिले में ईडी अधिकारियों के समक्ष राणा दग्गुबाती पेश हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान पर एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 5 से 6 टन रेत से 20 फीट लंबी रेत की कलाकृति बनाई। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने घर घर जाकर तिरंगा लहराने का अनुरोध किया। तिरंगा यात्रा के दौरान उत्तराखंड के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लिमची घाट का पुल बनकर तैयार हुआ। यहां बैली ब्रिज बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। पुलिस, एसडीआरएफ, इंजीनियर्स और अन्य बचाव दलों के अथक प्रयासों से पुल का निर्माण पूरा होने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। धराली और गंगनानी के बीच बैली ब्रिज में वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए सरकार पूरी तत्परता से कर रही है काम। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते नजर आए। आज धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए आईआईटी रुड़की, CSIRI और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के जियोलॉजिस्ट की एक टीम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम, IT पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। इस दौरान धराली और हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में हर्षिल तक सड़क मार्ग को मंगलवार तक सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हुई निजी और सार्वजनिक संपत्ति का 7 दिन में आकलन करने के निर्देश दिए गए। धामी ने राज्य के सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता को जल्द वितरित करने के भी निर्देश दिए। उत्तर भारत में मानसूनी बारिश का कहर है जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आज के लिए तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून में जारी है बारिश। देहरादून और बागेश्वर में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश। मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से की सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील। लोगों से कहा, अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। सरयू नदी का स्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हुई। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के 1877 गांव बाढ़ से प्रभावित। योगी सरकार की तत्परता से राज्य में अब तक 6.42 लाख लोगों को राहत पहुंचाई गई। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां काफी बढ़ी। नानकवाड़ा में जलभराव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति। मुंबई में आज से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की शुरुआत। 21 अगस्त तक चलेगा ओलंपियाड। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में किराना दुकानों और सुपरमार्केट में 64,881.98 करोड़ रुपए के UPI आधारित लेन देन किए गए। UPI से किए जाने वाले प्रमुख भुगतान श्रेणियों में राशन, रेस्तरां, दवाई, ईंधन, बेकरी और बिजली, गैस, पानी, स्वच्छता जैसी सेवाएं शामिल हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि भारत का पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ और निर्यात 8 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत अब चीन को पीछे छोड़ अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अमेरिका के 44% स्मार्टफोन के आयात भारत से हुए, जो पिछले वर्ष सिर्फ 13% थे। अब बदल जाएगी एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमानों की सूरत। एयर इंडिया ने अपने 100 विमानों को आधुनिक बनाने के लिए $400 मिलियन का रेट्रोफिट प्रोग्राम शुरू किया। शेयर बाजार में गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 104.84 अंक चढ़कर 79,962.63 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 55.85 अंक बढ़कर 24,419.15 पर पहुंचा। टैरिफ संबंधी चिंताओं के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत। शुरुआती कारोबार में 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंचा।
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66,218 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सर्वाधिक निर्यात मूल्य दर्ज किया है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि ये वृद्धि मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और सोया आधारित कृषि उत्पादों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में निवेश से भारतीय स्टेट बैंक को रिकॉर्ड 650 गुना मुनाफा हुआ। आईपीओ में 2 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदे गए 60 लाख शेयरों की वैल्यू अब 780 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। मलेशिया एयरलाइंस बेरहद के प्रबंध निदेशक इज़म बिन इस्माइल ने कहा है कि भारत उनके लिए एक बहुत ही खास और दिलचस्प बाजार है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियां भारत को दुनिया से जोड़ने वाली एक प्रमुख सेवा प्रदाता के रूप में अपनी जगह बनाना चाहती है। घरेलू स्टील उद्योग ने व्यापार उपचार महानिदेशालय से सस्ते आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का किया अनुरोध। जिंदल स्टेनलेस ने कहा कि ऐसे आयात स्थानीय कंपनियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से करेंगे हस्तांतरित। भारतीय रिजर्व बैंक ने मृत ग्राहकों के बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से जुड़े दावों के निपटारे के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू करने का किया प्रस्ताव। इसके तहत सभी दावों को अधिकतम 15 दिनों में पूरा करना होगा। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस सप्ताह काफी गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे घरेलू स्टार्टअप्स की फंडिंग साप्ताहिक आधार पर 57% बढ़कर $205.31 मिलियन हो गई है। इस दौरान करीब 30 डील्स भी हुई हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार कुल म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जून 2025 तक B30 शेयरों की हिस्सेदारी 18.5% थी, जो इंडस्ट्री के कुल 75 लाख करोड़ रुपए के यूएम में से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रुझान देश के भौगोलिक निवेश मानचित्र को भी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य म्यूचुअल फंड यूएम रैंकिंग में बड़े और अधिक विकसित राज्यों से आगे निकल गए हैं। एलन मस्क की टेस्ला आज दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोलेगी, जो पिछले महीने मुंबई में पहले शोरूम के लॉन्च के बाद है। टेस्ला का दिल्ली शोरूम एरो सिटी के वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा। कोरिया सीमा शुल्क अधिकारियों ने 19 कंपनियों का पर्दाफाश किया है, जिन पर कम कीमत वाली हॉट रोल्ड स्टील प्लेटों का आयात कर 42.8 बिलियन वॉन के एंटी डंपिंग शुल्क की चोरी का आरोप है। कोरिया सीमा शुल्क सेवा के अनुसार कंपनियों ने कथित तौर पर अपने उत्पादों को ऐसे उत्पाद कोड के तहत घोषित करके शुल्क का भुगतान करने से परहेज किया जो एंटी डंपिंग शुल्क के अधीन नहीं है। गाजा पर इजरायल के ताजा हमले में अल जजीरा के 2 पत्रकारों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अल जजीरा के लिए काम करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार अनस अल शरीफ भी शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने हमले में मारे गए एक पत्रकार अनस अल शरीफ को हमास का आतंकी बताया है। हमले के बाद आईडीएफ ने बयान जारी कर दावा किया है कि अनस अल शरीफ हमास के आतंकी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का फैसला लिया है। अल्बनीज ने आज कहा कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। पीएम अल्बनीज ने कहा कि उन्हें फिलिस्तीनी अथॉरिटी से आश्वासन मिला है कि भविष्य में फिलिस्तीनी देश में हमास के आतंकवादियों की कोई भूमिका नहीं होगी। इक्वाडोर के पश्चिमी प्रांत गुआयास के सांता लूसिया में कल एक नाइट क्लब के बाहर बंदूकधारियों के एक समूह ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें 8 लोग मारे गए और 3 अन्य लोग घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में कई हवाई हमले किए, जिसमें कुल 12 लोग घायल हो गए और इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद रूस पर और प्रतिबंधों को लगाने के साथ दबाव बनाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अब तक शांति की बहाली के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। ज़ेलेंस्की ने शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से एक साथ आने की अपील की। पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता के भूकंप से नुकसान की खबर है। भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के पास बालिकेसिर प्रांत में स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 7:53 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन के 11 किलोमीटर अंदर रहा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्च ने कहा कि जर्मनी के इजरायल के साथ एकजुटता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने इजरायल को पिछले सप्ताह सैन्य निर्यात रोकने के बाद ये बयान दिया है।
उन्होंने बताया कि सैन्य निर्यात को रोकने का फैसला गाजा में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने की हैरान कर देने वाली घोषणा के जवाब में था। हालांकि जर्मनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब भी इजरायल के साथ खड़ा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर गाजा में हमास के बचे हुए ठिकानों पर नियंत्रण करने, युद्ध को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए इजरायल की योजनाओं पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने गाजा में हो रहे हमलों को लेकर कहा कि इस नुकसान को रोकने के लिए केवल बातचीत काफी नहीं है। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने प्रतिनिधियों द्वारा इजरायल को आक्रामक बताने का विरोध करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल के गाजा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी सैन्य योजना को मंजूरी देने के बाद कहा कि उनके पास नियंत्रण पाने और बंधकों को छुड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायल जल्द ही गाजा पर एक नई व्यापक सैन्य कार्रवाई करेगा। मैक्सिको सिटी में बाढ़ का कहर है जारी, जहां लगातार तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो रही है। सोशल मीडिया पर साझा की गई वीडियो में सड़कें जलमग्न और तेज पानी बहता दिखाई दे रहा है। मैक्सिको सिटी के व्यापक जोखिम प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा सचिवालय ने बेहद खराब मौसम और लंबे समय से ऐसे हालात बने रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्पेन के कैस्टिले और लियोन क्षेत्र में अलग अलग जंगलों में लगी आग के कारण 1400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग कारुसेडो और लास मेडुलस विश्व धरोहर स्थल कस्बों तक फैल गई। जमोरा प्रांत में एक और जंगली आग के कारण ऊना डे क्विंटाना, मोलिजुएला डे ला कार्बोलेडा और क्यूबा डे बेनावेंटो कस्बों में खाली कराना पड़ा, जबकि नवारा और गैलिसिया के उत्तरी क्षेत्रों में अन्य जंगली आग अभी भी सक्रिय है। अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 14 पदक अपने नाम कर लिए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। खास बात यह रही कि अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली कुल 10 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल बाद AFC अंडर 20 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान म्यांमार को 1-0 से मात दी। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 12-5 से मात दी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स ब्रांज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर का आयोजन किया गया है। इस प्रतिष्ठित इवेंट में भारत के अनु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में खिताब जीता। भारत के मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद का खिताब जीता। उन्होंने सीजन की बेस्ट 8.13 मीटर की छलांग लगाई। वहीं भारत के अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। अनिमेश ने ये दौड़ 20.77 सेकंड में पूरी की। पुरुषों के जैवलिन थ्रो में भारत के शिवम ने 80.73 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने 172 रन के लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए टिम डेविड ने टीम के लिए सर्वाधिक 83 रन बनाए। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में अल्कराज ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दामेर जुमहूर को मात दी। कोको गॉफ ने सिंसिनाटी ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। गॉफ ने चीन की वांग को 6-3, 6-2 से दी मात। इटली के 7वीं वरीयता प्राप्त जैस्मिन पाओलिनी ने सिंसिनाटी ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। अपने पहले मैच में पाओलिनी ने ग्रीस की मारिया सक्कारी को मात दी। क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को मात देकर कम्युनिटी शील्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। क्रिस्टल पैलेस ने FA कप भी अपने नाम कर लिया था। टोक्यो में आयोजित एक बॉक्सिंग इवेंट में 28 वर्षीय मुक्केबाज हिरोमासा उराकावा का चोट के चलते निधन हो गया। इस प्रतियोगिता में चोट के चलते मुक्केबाजी की मौत की यह दूसरी घटना रही। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।